प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम सब दूसरे लेक्चर में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। पहले लेक्चर में हम सभी ने अपने पूरे सिलेबस का अवलोकन कर लिया था, उसे समझ लिया था। आज हम सब संक्षेप में 10 से 15 मिनट के अंदर प्रथम यूनिट के बारे में आपसे बात होगी। प्रथम यूनिट के अंदर दो अवधारणाओं के बारे में हम सबको जानकारी प्राप्त करनी है। एक है पश्चिमीकरण और दूसरा है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के बारे में आप लोगों के गूगल क्लासरूम में डॉक्टर कमरुद्दीन सर ने किसी एक विद्वान का लेक्चर उसमें डाला हुआ है। वो लेक्चर बहुत ही सारगर्भित है और बेहतर है। उससे आप लोग संस्कृतिकरण के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिमीकरण के बारे में आज हम बात कर लेंगे तो हम लोगों का फर्स्ट यूनिट पूरा हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो आज इस लेक्चर के साथ ही हम कुछ बिंदु जो सेंटर आइडिया है पश्चिमीकरण का, उसको 5 से 6 पेज में नोट्स भी तैयार हमने कर रखा है आप लोगों के लिए। उसे भी हम इस क्लास के बाद आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। उस नोट्स के माध्यम से आप लोग अपनी परीक्षाओं में पश्चिमीकरण की अवधारणा के विभिन्न बिंदुओं को बेहतर तरीके से लिखने में सफल हो पाएंगे। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। अब हम सब पश्चिमीकरण की अवधारणा के बारे में बात करें। उससे पहले चूँकि सामाजिक परिवर्तन की बात है तो थोड़ी सी बिंदु कुछ परिभाषाएं आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि सामाजिक परिवर्तन वास्तव में होता क्या है। तो परिवर्तन को संक्षेप रूप में पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, परिवर्तन के अंदर एक दशा से दूसरे दशा में बदलाव की स्थिति को हम परिवर्तन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें कि पंचवर्षीय योजना जो थी तो उस समय खाद्यान्न का उत्पादन कुछ था। आज चल करके 2 लाख मीट्रिक टन से ऊपर भी खाद्यान्न का उत्पादन चल गया। जनसंख्या को ही हम उदाहरण के तौर पर ले लें कि 2001 में जनसंख्या की क्या स्थिति थी, जनघनत्व क्या था, और 2011 में जनसंख्या कितनी हुई, जनघनत्व क्या था, मृत्यु दर क्या था, जन्म दर क्या था। तो इसमें क्या होगा कि परिवर्तन की स्थिति को देखने के लिए पूर्व की अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव की स्थिति को देखना हमारे लिए जरूरी होगा। एक जैनसन एक विद्वान है, समाज वैज्ञानिक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम। फिर से उसको हम रिपीट करेंगे। जैनसन, उनकी किताब का नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम। उसमें उन्होंने लिखा कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने की पद्धतियों में रूपांतरण कहकर परिभाषित किया जा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात हुई, कार्य करने की पद्धति। तो एक स्थिति से दूसरे स्थिति में बदलाव को हम परिवर्तन के रूप में देख लेंगे। फिर यहीं पर एक जो सर्वव्यापक परिभाषा है वो है मैकाइवर और पेज की, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन को बताने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखा अपनी पुस्तक सोसाइटी में। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक संबंधों से है। ध्यान रखें, हम सभी के लिए परिवर्तन की स्थिति का आकलन या मूल्यांकन सामाजिक संबंधों के द्वारा निर्मित कोई भी व्यवस्था हो,
चाहे वो सामाजिक संरचना हो, सामाजिक व्यवस्था हो, परिवार हो, जाति व्यवस्था हो, हर जगहों पर एक सामाजिक संबंध की एक श्रृंखला है, उसमें होने वाले परिवर्तन। फिर आगे वो कहते हैं केवल इन सामाजिक परिवर्तन संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उस समाज व्यवस्था में परिवर्तन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मानवीय सामाजिक अंतः संबंध संगठित, ध्यान रखें हम, संगठित, स्थिर और नियंत्रित होता हो। तो ऐसा नहीं है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में वो संबंध एकदम से समाप्त हो जाएंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि विवाह की नियमावली में काफ़ी बदलाव हुआ। विवाह एक संस्था है, तो बाल विवाह के लिए पहले एक उम्र था, उसके बाद 1955 में विवाह नामक संस्था को समाप्त नहीं किया गया, उनके अंदर आने वाली स्थितियों में बदलाव किया गया। तो 1955 में विवाह अधिनियम बना, उसमें आयु एक और रखी गई कि 18 वर्ष लड़की की उम्र, 21 वर्ष लड़के की उम्र। फिर से 20-25 वर्षों के बाद एक स्थिति में हुआ कि नहीं, इसमें भी बदलाव की जरूरत है। तो 1978 में इसमें एक और संशोधन हुआ कि उम्र क्या होनी चाहिए। तो इस उम्र के बाद से अब आज उसमें बदलाव की जरूरत नहीं है। अब 20 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष के बाद ही विवाह की स्थिति में 2 लोग उपस्थित हो पाते हैं। तो ये क्या हुआ, संस्थाओं को समाप्त न करके उसमें जो कुछ भी बदलाव की जरूरत हो तो क्या हुई, स्थिति बनी रहेगी। तो परिवर्तन में गति भी होगा और स्थिरता भी होगी। तो एक बात तो ये हो गई। कुछ विशेषताएं हैं जिसे भी हमको जानने की जरूरत है कि सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन सामुदायिक होगा, ये केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए परिवर्तन की स्थिति नहीं होगी, होगा, लेकिन इसका व्यापक स्वरूप क्या है, ये सामुदायिक होगा। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक घटना है। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो प्रत्येक स्थितियों में उसमें परिवर्तन को हम देख पाएंगे। फिर से परिवर्तन की गति असमान भी होगी और तुलनात्मक होगी। ये जरूर हम ध्यान रखें कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में तुलना का बड़ा महत्व है। तुलनात्मक स्थिति से ही हम परिवर्तन को जान पाएंगे। इसी तरह से कुछ और विशेषताएं हैं जो आपको हम नोट्स के माध्यम से आगे अपलोड करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम सीधे आ जाते हैं कि परिवर्तन की दिशा और दशा को ही बताने के लिए डॉक्टर MM श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा को विकसित किया था, हम लोगों के सामने लाए थे, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो उन्हीं के शब्दों में 4 लाइनें हम लोग आपके सामने हम रख रहे हैं कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज के, ध्यान रखना है, 150 वर्षों के शासन के परिणाम स्वरूप, 150 वर्ष एक बहुत बड़ा कालखंड है। उस कालखंड में अनेक प्रकार के परिवर्तन हम लोगों के सामने आए। तो इसमें वो लिख रहे हैं कि शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज व संस्कृति में उत्पन्न, तो 2 बिंदुएं हैं, आगे हम लोगों के सिलेबस में लिखा भी है कि पश्चिमीकरण का भारतीय समाज और संस्थाओं पर प्रभाव। तो इस परिभाषा में क्या हम लोगों के सामने आ रहा है कि समाज और संस्कृति में उत्पन्न परिवर्तनों के लिए किया। इस अवधारणा का प्रयोग MM श्रीनिवास ने भारतीय समाज और संस्कृति में 150 वर्षों के कालखंड में जो परिवर्तन हुआ उसको परिभाषित करने के लिए या विश्लेषित करने के लिए इस अवधारणा को हम सभी के सामने लेकर आए। अब इसमें आगे क्या कहा उन्होंने, और यह शब्द विभिन्न स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, ध्यान से सुने हम लोग, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा, मूल्य आदि में घटित होने वाले परिवर्तनों का द्योतक है। इस अवधारणा को उन्होंने ए नोट ऑन संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज,
एक बार इस पुस्तक का नाम हम आपके सामने फिर से पढ़ता हूँ। ए नोट ऑन संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन ए कॉस्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, पृष्ठ संख्या 42 पर इस बात को उन्होंने उल्लेखित किया। इस अवधारणा का संदर्भ एक आगे फिर उस बात को रख करते हैं कि गैर पश्चिमी समाज की प्रौद्योगिकी, गैर पश्चिमी समाज की प्रौद्योगिकी संस्थाओं, विचारधाराओं, मूल्यों में परिवर्तन से है, जो लंबे समय काल तक, ध्यान से रखें कि लंबे समय काल तक पश्चिम समाज के संस्कृति संपर्कों का फल है। तो जो गैर पश्चिमी समाज है, एक लंबे कालखंड तक जो पश्चिमी समाज, तो केवल इसमें ग्रेट ब्रिटेन नहीं, यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जो विस्तारवादी व्यवस्था के द्योतक रहे हैं, उनका प्रभाव, जैसे डच भी हमारे यहाँ आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, तो ये सभी की विचारधाराएं, मूल्य, मान्यताएं, संस्कृत, कल्चर, वैल्यूज का इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ा। और फ्रांसीसी भी काफ़ी समय तक यहाँ रहे, डच भी रहे, पुर्तगालीज भी रहे। तो ये जो पश्चिमी यूरोप का विस्तारवादी जो समाज था, उसका प्रभाव हम लोगों के समाज के ऊपर निश्चित रूप से पड़ा। तो फिर आगे कहते हैं कि पश्चिमीकरण की उस प्रक्रिया का द्योतक है जो भारतीय जनजीवन, समाज, संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, जिसे कि अंग्रेज शासक अपने साथ लेकर के आए थे। तो अब उसमें से 2-3 चीजें उभर के सामने आई कि पश्चिमीकरण के जो फीचर्स हैं, उस फीचर में क्या होगा जो महत्वपूर्ण होगा। तो 2 चीजें उसके अंदर हैं, एक है तकनीकीकरण और युक्तिवाद। युक्तिवाद को रेशनलाइजेशन कहा गया। तो यानी पश्चिमीकरण में अध्यात्म के साथ साथ के जगह पर वैल्यू को महत्व कम करके रेशनल, कि हम तर्क की बात करेंगे। तो पश्चिमीकरण में तर्क की बात पर ज्यादा बल दिया गया। और फिर दूसरी जो इसकी विलक्षण प्रतिभा थी, इस प्रक्रिया में संस्कृतिकरण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि कुछ सीमा तक संस्कृतिकरण ने इस प्रक्रिया को प्रभावित ही किया। तो ये सब चीजें हैं, कुछ मौलिक विशेषताएं भी पश्चिमीकरण की हैं। उनको मैं 2-3 बिंदुएं यहाँ पर रखूं, क्योंकि समय ज़्यादा इस पर न करके, क्योंकि इसका एक विस्तृत नोट्स भी हमने आपके इसके लिए तैयार कर रखा है। वो आपके पास जब आएगा, जब उसे भी आप आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये पश्चिमीकरण की पूरी अवधारणा आपके लिए क्लियर होगी। तो 2-3 बिंदुएं जो यहाँ पर जो उसकी मौलिक विशेषताएं, फीचर्स हैं, उसको हम रख दें कि पश्चिमीकरण नैतिक दृष्टि से तटस्थ अवधारणा है। ये तटस्थ इसलिए है कि इसमें वैल्यू लोडेड नहीं है। ये दूसरा इसमें है कि पश्चिमीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल इसलिए है कि इसमें प्रौद्योगिकी भी है, तकनीक भी है, कल्चर भी है। तो तमाम जब सारी चीज़ें एक जगह होंगी तो इसके अंदर निश्चित रूप से ये व्यवस्था जो होगी, ये अवधारणा होगी, ये अपने आप में जटिल प्रक्रिया को संबोधित करेगी। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में कोई निश्चित आदर्श नहीं होता कि कोई चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हों, ऐसी इसके अंदर कोई बात नहीं है। पश्चिमी देशों की संस्कृति का संयुक्त प्रभाव ही पश्चिमीकरण कहलाता है। अब एक चीज़ और आगे हम इस पर जल्दी से बात कर लें कि पश्चिमीकरण का प्रभाव हमारी संस्थाओं पर क्या पड़ा, उसका भी हमने कुछ अच्छे बिंदु आपके सामने यहाँ पर रखा है कि पश्चिमीकरण का भारतीय धर्म पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है कल्चर और संस्कृति में और सभ्यता में धर्म का रहा है, और भारत में धर्म का महत्व शुरू से रहा। सारी क्रियाएं हमारी धर्म से प्रभावित होती हैं। जब पुरुषार्थ का पहला ही चीज धर्म से शुरू है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म अर्थ की परिभाषा हमारे लिए द्वितीय स्थान पर है। तो जब धर्म होगी तो धार्मिक क्रियाएं निश्चित रूप से इस पश्चिमीकरण के आने के बाद या पश्चिमी विचारधारा के संपर्क में आने के बाद धार्मिक जो क्रियाकलाप थे उसमें बदलाव हुआ है, इसका यहाँ पर उल्लेख है। पश्चिमीकरण का सामाजिक क्षेत्र पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। समाज के अंदर जितनी भी चीज़ें विद्यमान थीं, चाहे वो बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, विधवाओं का पुनर्विवाह हो,
दहेज प्रथा हो, अस्पृश्यता हो, इन सभी चीज़ों पर व्यापक प्रभाव पड़ा या चोट डाला है पश्चिमीकरण की अवधारणा ने। सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताओं पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। पश्चिमीकरण ने एक बात और जो यहाँ पर जल्दी से जोड़ देने की ज़रूरत है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने व्यापक रूप से प्रभाव डाला, क्योंकि नवजागरण काल हुआ। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक विचार, एक आइडिया हम लोगों के बीच हुआ। ये पश्चिमीकरण के कारण जो शिक्षा का विस्तार हुआ, उस विस्तार के कारण एक मूल्य मान्यताएं और एक वैल्यू हमारे बीच में उपस्थित हुआ, जिसने निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, सभ्यता, मूल्य और तमाम जो सारी चीज़ें थीं उसको प्रभावित किया। अन्य जो प्रभाव जो पश्चिमीकरण का पड़ा है वो रेलिवेंट बिंदु है कि जाति व्यवस्था के तमाम जो अवरोधक हैं उस पर इसने दबाव डाला। पहली बात तो यही थी कि अस्पृश्यता था, उसके ऊपर महात्मा गांधी ने भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, वो समाप्त हुआ। फिर से परिवार में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आया। बहुत सारी स्त्रियां राष्ट्रीय आंदोलनों में में जुड़ करके आईं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस प्रकार संक्षेप में पश्चिमीकरण की अवधारणा को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसका नोट्स इसके साथ ही, इस वीडियो के साथ ही हम आपके गूगल क्लास रूम में के साथ